वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो आपके एग्जाम से जस्ट 24 आवर्स पहले चल रही है। ठीक है, तो फटाफट एक बार सबको करेक्ट कर लो लिंक को शेयर करके। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें डिस्कस यहाँ पर होंगी सेम टू सेम चीजें, इन्हीं रूल्स की चीजें आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को पिक कर लेते हो फटाफट से। अपने जिन भी फ्रेंड्स को अपने क्लास में जोड़ना जोड़ लो। So the Taj Mahal is the magnificent works of sculpture whoever goes there। तो एक अच्छा सा कारीगरी का नमूना है, तो जो कोई भी वहां जाता है, ठीक है, जो कोई भी वहां जाता है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि ये एक फैक्ट है, ट्रूथ है, और जहां भी फैक्ट या ट्रूथ होता है वहां पर आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि जो भी वहां जाता है मतलब सिंगुलर की फॉर्म में है, तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? बिकम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। साइंटिस्ट टिंकर विद अ ग्रोइंग नंबर ऑफ आवर नीड्स। कि भाई साइंटिस्ट जो है वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे चीजों हमारी जो नीड्स जो है वो बढ़ रही हैं, येट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर अननोन। फिर भी उसके जो रिजल्ट है वो उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? फटाफट बताओ चलो। क्या है? तो टिंकर की जगह पे क्या आ जाएगा? आर टिंकरिंग। आर टिंकरिंग माने साइंटिस्ट बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट उतना अच्छा आया नहीं है। तो कैटी शॉट अ ग्लांस एट एलिस डैश वॉज गिविंग हिज मील अनड्यू अटेंशन। तो किसी के ऊपर कैटी का ध्यान है और वो इंसान कौन है? एलिस। अब जब इंसान के लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो इन तीनों में से कौन सा आ जाएगा? विच, व्हाट या हु? इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है हु। ठीक है, यहां पर कोई चीज होती तो क्या आ जाता? विच आ जाता। ठीक है, तो आंसर इज हु। द रेड कलर कार डैश स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अपार्टमेंट। लाल कलर की कार जो कि घर के बाहर खड़ी थी। अब आप देखोगी रेड कलर कार क्या इंसान है या कोई चीज है? अभी पहले ही सेंटेंस में पढ़ चुके थे, तो आंसर इज विच। अकॉर्डिंग टू रिसर्च चिल्ड्रन विद कंसर्न पेरेंट्स आर मोर एफिशिएंट। एक रिसर्च का क्या दावा? भाई जो बच्चे हैं कंसर्न पेरेंट्स के, जो बच्चे हैं, कंसर्न पेरेंट्स का मतलब होता है वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, वो बच्चे ज्यादा एफिशिएंट का मतलब ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं। तो कंसर्न पेरेंट्स के बच्चे, तो विद की जगह पे आंसर आ जाएगा ऑफ। क्या आंसर आ जाएगा? ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 6, रुपी डैश 5 पैसे टू डैश 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 डैश। पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब आपको हिसाब लगाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। यहाँ पर इस वर्ब की देखो, मैंने पहले बताया था एक दिन कि जब एग्जामिनर को आपसे टेंस भरवाना होगा ना, टेंस, तो वो आपको इस तरीके से देगा, जहां पर आपको अलग अलग वर्ब्स के ऑप्शन देगा। जहां पर सेंटेंस आएगा ब्रैकेट में वर्ब दे रखी होगी, वहां पर टेंस का कोई इश्यू नहीं है। वहां पर आपको क्या डिसाइड करना है कि सिंगुलर में भरना है मुझे या फिर प्लूरल करना है, ये चीज देखनी है। अब आपको देखना रुपी, रुपी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो राइज की सिंगुलर फॉर्म क्या आएगी? राइजेस। भाई सिंगुलर के साथ एस एस लगता है। किसी भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? एस एस वाली फॉर्म होती है। आई बात समझ में? चलो, पीयूष वेंट टू द फील्ड फॉर डैश ए फुटबॉल मैच। अब एक बात ध्यान रखना, जहां भी कहीं प्रेपोजिशन आती है, रूल याद कर लो, जहां जहां पर कोई प्रेपोजिशन मिलेगी उसके बाद अगर फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है ना स्टूडेंट्स, तो वहां पर आईएनजी वाली फॉर्म भरनी है। प्रेपोजिशन के साथ कौन सी फॉर्म भरनी है? आईएनजी वाली फॉर्म भरनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। एक भी मैंने आपको क्लास में बताया था, इज एमआर के साथ या तो आईएनजी वाली वर्ब आती है, और अगर कोई चीज पहले आती है, चीज माने ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एरर यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? एक्सप्रेस। क्या आ जाएगा? एक्सप्रेस। ठीक है, बेल्जियम इज कंसिडर्ड टू बी कंट्री ऑफ चॉकलेट। क्योंकि बेल्जियम को ना चॉकलेट वाली कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। और जहां पर यूनिवर्सल फैक्ट आता है, समझ लो वहां पर जो टेंस आएगा दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब सिंपल प्रेजेंट की हम बात करते हैं, उसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। सो मोस्ट बेल्जियम चॉकलेट मेकर्स, मेकर्स प्लूरल है। ठीक है, तो अब हिसाब लगा लो इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां ऑप्शन में है? लर्न। ठीक है, एस क्यों नहीं आया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। यू स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज हेल्थ
हैजार्ड फॉर ऑल, कि भैया आपको स्मोकिंग नहीं करनी हॉस्पिटल में, क्योंकि इससे हेल्थ को क्या हो सकता है, हैजार्ड का मतलब नुकसान होना, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, कैन नॉट, नीड नॉट, मस्ट नॉट, माइट नॉट। देखो कैन नॉट का मतलब होता है किसी कैपेसिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, ठीक है। नीड नॉट का मतलब होता है जरूरत ना होना किसी चीज का, तो यहाँ पर नेसेसिटी की सेंस नहीं बनती। माइट नॉट का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। और मस्ट नॉट का मतलब होता है जब किसी बात को सीरियसली हम कहते हैं ऑब्लिगेशन लगा करके कि भाई ये काम तो आपको करना है या फिर नहीं करना है, तो द आंसर इज मस्ट नॉट, कि भाई किसी भी कीमत पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, वंस राहुल यूजेस द कार, समीर बताएगा इसका आंसर। वंस राहुल यूजेस द कार देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट, कि भाई एक बार जब राहुल कार को यूज करता है ना तो पेट्रोल नहीं बचता, थोड़ा, मैनी या फिर मच। देखो मैनी तो वैसे ही काउंटेबल के लिए आता है, जब चीजें गिनती है वो सारी होती है, तो पेट्रोल तो वैसे ही काउंटेबल नहीं है, तो मैनी तो कट गया ऑप्शन में। और जब कोई इस्तेमाल कर लेता है ना, मान लो मेरे पास गाड़ी है तो उसको भगा के लेके आया, चला के लेके आया, तो जब वो आता है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा सा भी तेल नहीं बचता, मैं कहूंगा कि इतना भी नहीं बचता कि आदमी काम चला ले, माने वो मच की सेंस में जाता है। किसकी सेंस में जाता है, मच की। अगर यहाँ पे लिटिल आता ना, क्या आता, लिटिल, तो मुझे ये बोलना पड़ता कि थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं बचा हुआ तो जीरो हो गया, फिर तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। अगर हम कह रहे हैं नहीं बचा तो फिर ज्यादा नहीं बचा, और ये कहना है मुझे बचा कितना है, तो फिर क्या बोल देता मैं, लिटिल, ध्यान रखना है। अगर मुझे कहना है कि नहीं बचा कुछ भी तो मच नेगेटिव सेंस में, और पॉजिटिव सेंस में क्या आ जाता, लिटिल। बट यहाँ पर नेगेटिव सेंस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच के। उसके चलाने के बाद ज्यादा तेल गाड़ी में बचता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। सच आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स, कहता है कि मैं ड्राइविंग लेसन ले रहा हूँ, माने गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। होपफुली मतलब माने मुझे उम्मीद है, बाय नवंबर, कि नवंबर तक आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट, कि मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट ले लूंगा। वुड पास, क्योंकि पास्ट का नहीं है तो वुड तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। विल हैव पास्ट या फिर विल बी टेकिंग, हाँ विल हैव पास्ट, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आप एग्जाम लोगे नहीं, एग्जाम पास करोगे। एग्जाम तो अभी तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के बाद एग्जाम पास करने की उम्मीद होती है ना आपको। आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो, आपकी क्या उम्मीद है कि मैं पेपर दूंगा, पेपर देने की उम्मीद नहीं होती, पेपर पास करने की उम्मीद होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड हैव पास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, माइस डैश अंडर द स्टूल, एक चूहा था वो स्टूल के नीचे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी ऑप्शन है, बिफोर द कैट केम। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई एक तरफ, कौन सी फॉर्म दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब अकॉर्डिंग टू रूल अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला सेंटेंस आप ये मान के चलो कि ऐसा सेंटेंस तो एग्जाम में आने आना है, जहां पर एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, एक तरफ वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर इसमें भी अगर ये एक मैंने आपको क्या बताया था, समटाइम्स क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस दे रखा है लेकिन उसमें जो काम है ना वो आपको क्या लगता है कि आप एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि ऐसा काम हुआ होता, माने अगर उस दिन पुलिस टाइम से आ गई होती तो हम लोग बच गए होते। मतलब अगर आपको कोई अनफुलफिल्ड सा काम मिलता है पेपर में, कैसा काम, अनफुल, काश ये होता तो फिर ये होता, वहां पर आता हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा, कि जो उस दिन समय से हमने जवाब दे दिया होता तो हम फेल ना होते, ठीक है। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पेयर है, जहां पे बीच में बिफोर आता है, बिफोर के एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सॉरी थर्ड फॉर्म आती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, a saint walks in the streets of Mumbai and it can open only in India, so what is the error, ओपन नहीं, हैपन, कि भाई एक साधु महाराज भी मुंबई की गलियों में घूम रहे हैं और ऐसा नजारा आपको कहाँ मिल सकता है, केवल इंडिया में मिल सकता है, माने ऐसा होना। ओपन का मतलब तो कोई सेंस ही नहीं बनती, ओपन वाला दुकान खोलना, ठीक है, लेकिन कोई चीज का हैपन होना, दैट इज इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, हैपन, घटित होना, कि ऐसी चीज यहाँ पर हो सकती है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ठीक है, एक सॉन्ग भी आया था, जहाँ पाँव में पायल सिर पे बिंदी फला ढिमाका, अमरीश पुरी जी का सॉन्ग है, और लास्ट में बोलते हैं कि वे ऐसे चमत्कार इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, तो इट हैपन ओनली इन इंडिया। अब देखो हैपन्स आता वैसे तो यहाँ पे, लेकिन चूंकि हमारे पास कैन था तो कैन मॉडल है,
और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। लास्ट वीक, देखो लास्ट वीक आ गया, क्या आ गया, लास्ट वीक। इसका मतलब कि ये पिछला सप्ताह, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक क्या आ गई, वीक लिखा हुआ है। वीक का मतलब कमजोर, और पिछला कमजोर नहीं, पिछले सप्ताह, तो उसकी स्पेलिंग क्या रहेगी, WEE। ये पिछले हफ्ते चोर पकड़े गए ना, पिछले कमजोर चोर पकड़े तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस डैश 4 थीव्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट माने पास्ट टेंस, पास्ट टेंस माने वर्ब की सिंपल पास्ट माने वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कैच की कौन सी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, कॉट, ठीक है। मैनी पीपल्स अटेंड द फ्यूनरल ऑफ अ ग्रेट मैन। पीपल्स इज रॉन्ग, पीपल्स तो कोई वर्ड नहीं है दुनिया में, पीपल्स जैसा कोई दुनिया में वर्ड ही नहीं है। पीपल अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल्स में प्लूरल थोड़ा बनता है, सिंगुलर का बनता है प्लूरल, प्लूरल का और प्लूरल थोड़ा बनता है, ठीक है। तो पीपल यहाँ पीपल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पीपल, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक द रूल। एरर बताना इसमें, ब्रोक सही क्या है, ब्रोकन, वजह हाँ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बॉयज डैश टू माई लेक्चर एट 8 o'clock टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह 8 बजे लड़के मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, सुन रहे होंगे माने फ्यूचर में कोई सर्टेन टाइम दे दिया और उस टाइम पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये काम कॉन्टिन्यूटी में होगा, तो विल बी लिसनिंग, ठीक है। दे मेट यू एट नाइट, वो आपसे रात को मिले आफ्टर, हाँ यू हैड फिनिश्ड। एक तरफ क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो बहुत फेमस भी हैं और कई बार एग्जाम में आए भी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़े से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग के कुछ सेंटेंसेस, क्योंकि रिपोर्टिंग इन 10 मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है, ठीक है। जितनी भी ग्रामर आप फेस करोगे इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स की जो ग्रामर का पोर्शन आएगा दैट इज आपकी रिपोर्टिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 4 मार्क्स, कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। वो बात अलग है 12 सेंटेंस में से कोई 10 अटेम्प्ट करने हैं तो आप 2 छोड़ सकते हो, तो जो चीज आसानी से हो सके उसको मत छोड़ो, क्योंकि हमने तैयारी करनी सबकी, ठीक है। हमें कोई ये मतलब नहीं है कि ये चल के हम लेके चल ही नहीं रहे कि भाई ये चीज छोड़ के आनी है, सारा करना है। जहां पे देखो मैं चाहता हूं कि पेपर में तुम्हें ये ना लगे कि मुझे ये नहीं आता इसको छोड़ देता हूं, तो मेरी इच्छा है कि तुम पेपर में कोई चीज स्किप भी करो ना, छोड़ के भी आओ, तो उसको इसलिए ना छोड़ कर आओ कि मुझे आता नहीं, इसलिए छोड़ करके आओ कि यार मेरे हो गए 10, पहले मेरे 10 तो हो गए, अब मुझे इसको करने की जरूरत है नहीं, एक्स्ट्रा करने की जरूरत पेपर में है नहीं। 10 पूछे हैं तो 10 के ही जवाब दो, 12 करने की जरूरत है नहीं। गलतियां मिलेंगी, गलतियों के नंबर कटेंगे, क्योंकि नंबर गलतियों के कटते हैं। फिर बता दूं, सही के नंबर मिलते हैं इट इज ओके, लेकिन अगर गलतियां होंगी तो उनके मार्क्स कटेंगे। इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही काम करके आओगे तो बेनिफिट तुम्हारा ही है। क्लियर होगी बात। तो सेंटेंस आपको सारे आते होने चाहिए, 12 के 12 आपको पता होने चाहिए, और फिर आप छोड़ के आओ तो ये सोच के छोड़ के आओ अरे 10 मेरे पहले हो गए, मुझे लास्ट के 2 की जरूरत है ही नहीं। या फिर कोई सेंटेंस ऐसा लगे अटपटा जो आपको लगे कि ये डाउटफुल है, मतलब मुझे आता तो है लेकिन ये मेरा क्या है, डाउटफुल है, इस पे आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस सेंटेंस और दिस आंसर, दैट्स व्हाई आई एम स्कीपिंग दिस। ये ना, ये तो होना नहीं चाहिए पेपर में, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। आई बात समझ में। तो हम थोड़े डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिससे आपकी थोड़ी रिवीजन होगी, ठीक है। उसके बाद आराम से बैठ के फिर थोड़ा सेल्फ स्टडी करके फिर सो सकते हो आराम से। हेयर आर सम 3 सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहला है सीमा और रोहित की कन्वर्सेशन है। देखो मैंने पहले बताया था, अगर मान लीजिए सीमा ने कोई बात बोली है तो इस सेंटेंस के मुताबिक अगर इसको टेक्निकली सोल्व करके देखें तो सीमा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये 2 बिंदियां जो लगी हुई हैं डॉट, ये सेट टू का काम करते हैं, और नीचे जो नाम लिखा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सेट टू ऑब्जेक्ट, यही चीज होता है हमें 2 चीजें, ठीक है। अक्सर जो क्लास में हम जो टीचर हमें सिखाते हैं वो कैसे सिखाते हैं, मोहन सेट टू मी से सिखाते हैं। तो आप इन सब सेंटेंसेस में सेट टू कोई दिखेगा नहीं, तो कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये सेट टू है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब सीमा ने बात बोली रोहित को, तो ये रोहित यहाँ पर नाम आया, इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात 2 नाम हमारे सामने ही है, ठीक है। कहती है कि माई न्यू पर्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो सीमा टोल्ड, सेट हुआ क्या बनेगा, टोल्ड, किसको बोला, रोहित को बोला, ठीक है। कोमा ये सब हटाने के लिए दैट। देखो
अपनी रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को एक बनाने के लिए बीच में कंजंक्शन लगता है। क्या लगता है? कंजंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें इसको इनडायरेक्ट वे में बनाना है, ये पहले किसी और की बात है, अभी हमें इसको अपने तरीके से लिखना है, तो बीच में क्या आएगा? हर बार कंजंक्शन आएगा। दैट का रूल याद नहीं करना, एक कंजंक्शन वाला रूल याद करना। भाई कंजंक्शन आएगा, सिंपल सेंटेंस जब होता है, असर्टिव सेंटेंस, तो दैट आता है, इंटरोगेटिव में इफ आ जाता है, कोई ऑर्डर है, डांट फटकार है, तो टू आ जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? सीमा, तो यहां बन जाएगा हर। सीमा को शी लिख सकते हैं, तो आई माई मी, माई तो उसका दूसरा नंबर वाला पॉजेसिव है, तो सीमा का शी हर क्या आ जाएगा? हर। न्यू पर्स इज ए मार चेंज इनटू वॉज वर वेरी एक्सपेंसिव, फुल स्टॉप। अभी रोहित ने क्या किया है? सवाल पूछा, नहीं रिप्लाई नहीं करा, ये सवाल पूछा है, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो रोहित आस्क्ड, किससे पूछा? सीमा से। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, इफ आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था? पहले इसको सोल्व करेंगे सब्जेक्ट को, और फिर को सोल्व करेंगे। विल को बाद में लिखेंगे, यू को पहले लिखेंगे। तो यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सीमा के प्लेस पे क्या आ जाएगा? शी। विल चेंज इनटू वुड परचेज। अब सवाल ये है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, यहां पर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हाँ वेरी गुड, विल भी मॉडल होता है और वुड भी क्या होता है? मॉडल। तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई टेक्निकल चीज खराब तो हम कर नहीं सकते ना। देखो विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन विल को जिसमें हमने कन्वर्ट किया इत्तेफाक से वो भी मॉडल ही है, तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वन फॉर माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन बेटा, फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था इस सेंटेंस में? रोहित था, तो रोहित के हिसाब से माई का क्या बन जाएगा? इज बन जाएगा, इज सिस्टर, फुल स्टॉप। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। फादर ने सवाल पूछा, तो फादर आस्क्ड, किससे पूछा? सन। आस्क के साथ इफ। अब सवाल ये है कि इफ मैंने लगा दिया यहां पर, लेकिन अब समीर ने बताया सर इफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको हटाने से वेल लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है? डब्ल्यूएच से। तो डब्ल्यूएच का जो वर्ड होता है वो इटसेल्फ एक कंजंक्शन, वो अपने आप में कंजंक्शन है, तो दो कंजंक्शन की जरूरत हमें है नहीं, तो वेयर एज इट इज यहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है, अब यू सब्जेक्ट को लिखेंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे बाद में। ये रूल तो हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर तुम्हारे पास इंटरोगेटिव आएंगे। देखो पेपर में क्या होगा, इसमें से कुछ हिस्सा एग्जामिनर आपको सोल्व करके देगा, कुछ आपको बदलना है। ठीक है, तो स्पीच के जो रूल है ना, स्पीच के, वो आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर आस्क बनाया, टोल्ड बनाया, वो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत गलती होगी तो चलेगा, क्योंकि इतना हिस्सा एग्जामिनर तुम्हें खुद चेंज करके देने वाला है। लेकिन इधर वाला जो हिस्सा है, कौन चीज कहाँ आएगी, वो तुम्हें चेंज करना है। ठीक है, तो यू को लिखेंगे पहले, आर को लिखेंगे बाद में। फादर आस्क्ड सन, इसमें फादर सब्जेक्ट है और सन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू का क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे क्या जाएगा? ही। इज अ मार्क चेंज इनटू वॉज वर गोइंग। ठीक है, उसके बाद सन ने क्या रिप्लाई दे दिया? सन रिप्लाइड। सन ने क्या रिप्लाई किया है? रिप्लाइड दैट। आई की प्लेस पे ही। इज अ मार इनटू वॉज गोइंग एज इट इज टू। माई की जगह पे इज। वेरी गुड, फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, चलो नीचे वाले पे आते हैं। राम, तो राम ने बताया, किसको बताया? पियोन को बताया। क्या बताया? दैट। आई चेंज इनटू राम के हिसाब से ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, को नो चेंज द प्रिंसिपल। ठीक है, पीएन ने रिप्लाई दिया। अब देखो पीएन ने ना सर बोला है पहले, क्या बोला है? सर। तो इसको लिखेंगे पीएन रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली। क्या लिखा जाएगा? रिस्पेक्टफुली। क्या रिप्लाई दिया? दैट। अब ये सर हट जाएगा, कोई बताएगा सर क्यों हटा दिया मैंने? अब रिस्पेक्टफुली आ गया। ठीक है, तो जैसे प्लीज, जब हम रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस करते हैं तो रिक्वेस्टेड लिखने के बाद प्लीज को रिमूव कर देते हैं, तो रिस्पेक्टफुल लिखने के बाद सर को रिमूव कर देना है। ठीक है, आगे ही इज नो नॉट इन द
ऑफिस, तो ही थर्ड पर्सन नो चेंज। कई बार ये भी आएगा थर्ड पर्सन नॉट चेंज। हम अक्सर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, कई बार इत्तेफाक से थर्ड पर्सन भी आ सकता है और वो चेंज नहीं होगा। इज एम आर इन टू वॉज वर, ही वॉज नॉट इन द ऑफिस। क्लियर होगी बात? चलो अगले सेंटेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपोर्ट मीनाज क्वेश्चन टू सत्यम। माने मीना का ये सवाल है और जिससे पूछा हुआ तुम्हें क्या नाम है? सत्यम। तो हमने मान लेना भाई मीना सेड टू सत्यम, ठीक है। तो अब मीना सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, तो मीना आस्क्ड किससे पूछा? सत्यम। और ये है उन महारानी का सवाल, हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट, ठीक है। तो हाउ मच तो एज इट इज आएगा। अब देखो इफ नहीं आएगा यहाँ पे, किससे शुरुआत है? हाउ मच से स्टार्ट है, तो हाउ मच। अब आपको इज को बाद में चेंज करना है, रेंट को पहले करना है, ठीक। तो हाउ मच द रेंट, इज एम आर चेंज इनटू वोज वर, वोज फॉर योर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? सत्यम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इज फ्लैट। वेरी गुड। चलो, मदर यू सीम सो टायर्ड टेक सम रेस्ट। तो मदर ने बोला कि भाई आप थके लग रहे हो, आराम करो। किसको बोला? सूरज को बोला। तो मदर टोल्ड सूरज दैट यू, कौन सा पर्सन? सेकंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा? ही। सीम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सो टायर्ड। ये तो उसने बोला है, ये बात तो उसने बोली है, उसके बाद उसने उसको एडवाइस भी करी है। ये वाली जो बात है ना गाइस, ये इसमें नहीं लिखनी। एंड एडवाइज्ड हिम, एडवाइज्ड हिम टू। जब भी यहाँ पे एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड कुछ भी आता है तो टू आएगा, टू टेक सम। अब किसी ने पूछा सर टू के बाद तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सवाल क्या था कि वो आपकी सेकंड फॉर्म में चेंज क्यों नहीं किया फर्स्ट फॉर्म को? क्योंकि इससे पहले हमारे पास क्या था? टू। तो टू जहां पर आएगा उसके बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सूरज ने क्या जवाब दिया? सूरज रिप्लाइड कह लो या टोल्ड कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि यहाँ पर उसने उसको काम बताया तो रिप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। तो सूरज रिप्लाइड दैट, ठीक है, आई कांट थिंक इवन थिंक ऑफ इट। तो आई चेंज इनटू ही, कैसे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या था? सूरज ही था, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो सूरज के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। कैन नॉट को किस में चेंज कर सकते हैं? कुड नॉट, ठीक है। इवन थिंक, थिंक को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट रखा है, वजह क्या है? क्योंकि मॉडल है। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ इट। इट बेटा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, ठीक है। अन्ना, अन्ना ने सवाल पूछा, आस्क्ड, किससे पूछा? रोहित से पूछा। क्या होता है अन्ना? बड़े भाई को बोल देते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। तो अन्ना आस्क्ड रोहित। इफ, यू को पहले, कैन को बाद में। यू कौन सा पर्सन? सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा? ही। कैन को कुड, टीच, मी का क्या बनेगा? हिम, ठीक है। हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, ठीक है। तो रोहित ने पहले क्या किया? रिप्लाइड दे दिया भाई, हाँ ठीक है जी। तो जब भी आप हाँ ना में जवाब देते हैं तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, तो रिप्लाइड। उसके बाद उसने उसको ना सलाह दे दी, क्या कर दी? सलाह दे दी। क्या सलाह दे दी? या ये कह दो कि उसने उसको इनवाइट कर दिया कि मेरे क्लब पे आ जाना। तो एडवाइस लिख लो या फिर इनवाइटेड लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो पॉजिटिवली एंड इनवाइटेड हिम टू, इनवाइटेड हिम टू के बाद ये सेंटेंस होगा यूं, कम टू कम टू। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन था? रोहित। कम टू हिज स्विमिंग क्लब टुमारो द नेक्स्ट। कंफर्म होगी बात? लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस।
So the next question is, Rahul asked me, did you see the T20 match last night? आसान है, लेकिन ये डिड वाले सेंटेंस थोड़े से ना कंफ्यूजन करते हैं, कैसे डिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो लॉजिकली ये सिंपल पास्ट होता है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। तो पास्ट परफेक्ट में जब चेंज करेंगे, प्लस एक चीज और ध्यान रखना हमेशा कि जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, तो उसको हमेशा असर्टिव सेंस में लिखना होता है। असर्टिव सेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद लिखेंगे, वर्ब को उसके बाद लिखेंगे। तो जब पास्ट परफेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस रूल को आप यूं का यूं अगर याद करो तो क्या रूल कहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो उसको चेंज कर देंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ भी याद कर लो, चॉइस इज योर्स। तो राहुल आस्क्ड मी इफ, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डिड सब्जेक्ट V1 चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट यू अकॉर्डिंग टू मी, यू का बन जाएगा आई, क्या बन जाएगा आई। उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म T20 मैच लास्ट नाइट चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट। तो लास्ट वर्ड को प्रीवियस में चेंज करते हैं, ठीक है। शी सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, तो शी आस्क्ड मी इफ, विल को बाद में, यू को पहले, तो आई, यू का क्या बन गया आई वुड लिसन टू मी, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या बन गया हर। रिपोर्ट माहीज क्वेश्चन, तो सवाल है माही का ये, ठीक है। तो माही आस्क्ड इफ, ठीक है, एम आई को आई एम मान के चलेंगे, तो आई के हिसाब से माही का क्या बन जाएगा शी, ठीक है, आई चेंज इनटू शी, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर डूइंग द राइट थिंग, वेरी गुड। तो राधा ने दूसरे इंसान को बोला है जुबान संभाल के बात करो, तो मतलब दूसरे इंसान को जुबान संभालने की सलाह दी है। कमांड नहीं होता, कमांड तो वो होता है ना कि एक ऑफिसर अपनी लोवेस्ट रैंक को काम बताता है, चलो भैया करो, लाइन में बैठो, ये करो वो करो, ठीक है। तो सलाह दी है भाई जुबान संभाल के बात कर यार। या फिर इसको आप थ्रेटन बोल सकते हो, धमकाना बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, धमकाना, या शाउटेड बोल सकते हो, चिल्ला करके आदमी कहता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडवाइस। इसकी फिक्र नहीं करनी, ये वाला तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि भाई एडवाइस जगह क्या है, ठीक है, आपको तो इसको देखना है, ठीक है। तो राधा एडवाइस, किसको एडवाइस करी है, टू, बीच में क्या आ जाएगा टू, माइंड योर चेंज इनटू, नीचे मोहिनी है तो सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव मोहिनी है तो भाई हर आ जाएगा यहाँ पर, हर लैंग्वेज। तो मोहिनी ने रिप्लाई दिया भाई, नेगेटिव तो नहीं कहा उसने, उसने तो बोल रहा है, वो बात बोल ली उसने, कुछ हाना थोड़ा बोला उसने, ठीक है, सेंटेंस बोला पूरा। तो रिप्लाइड दैट शी डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट नीड दैट एडवाइस, फुल स्टॉप। तो ये हमारा रिपोर्टिंग के कुछ सेंटेंसेस थे। अब बात कर लेते हैं दो चीजों की जो पेपर में आएंगी 5 मार्क्स की। एक उसमें से हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ और एक हमारी लेटर राइटिंग, ठीक है। तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्लास को ओवर करते हैं। लेटर की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको एक चीज पढ़ के जानी है, टू द एडिटर, टू द एडिटर। देखो कितना तुम्हें आता है कितना तुम्हें नहीं आता, ये दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात है कि जितना तुम्हें आता है क्या तुम उसको ढंग से पेपर में लिख सकते हो या फिर नहीं। इतना सारा तुम्हें आता है लेकिन लिखने का तरीका नहीं आता तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। खाना तो जी हमारे पास बहुत सारा रखा हुआ है, प्लेट में सब सामान सजा हुआ है, लेकिन हमें ठूसना नहीं आता जी, यूं फेंक फेंक के खा रहे हैं, पड़ोसियों के तक पिछा जगह पड़ रहे हैं रायते की बूंदी। तो ऐसे खाने का भी क्या लाभ है जो पेट तक ही ना पहुंचे। तो ऐसे ज्ञान का भी क्या फायदा जो पेपर में लिख ही ना पाए। तो सवाल ये है कि लिखना ढंग से हो। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर जिस बच्चे का ठीक ठाक है
देखो स्ट्रक्चर आपको स्टेटमेंट में ही मिलेगा, सबको पता है इस बात का कि स्ट्रक्चर में जो जो चीजें आएंगी वो चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, स्टेटमेंट में मिलेंगी। तो सिंपल सा पैटर्न आपको बता रहा हूं, पैटर्न फॉलो करना है, कुछ मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। थोड़ा बहुत भी लिख करके आओगे तो काम चलेगा। देखो दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे ने क्या किया, उसको सब आता है, उसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट भी करना आता है, बना बना करके लिखना भी आता है, लेकिन उस भाई साहब को ये नहीं पता डेट कहाँ आएगी, रिसीवर एड्रेस कहाँ पे आएगा, क्या कहाँ पे आएगा। अब उसने सारा ऊट पटांग तरीके से लिख दिया, लेकिन जो बीच वाला बॉडी होता जो लेटर था, जो कंटेंट था लेटर का, वो बहुत अच्छा लिख दिया। जब टीचर ने सब कुछ चेक किया, फॉर्मेट गलत, सब कुछ गलत। फॉर्मेटिंग जब गलत होती है आपकी तो बीच वाले की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस बेचारे का 1 या 1.5 नंबर आया। उसको सब कुछ आते हुए भी नंबर कितना आया, 1, 1.5। एक वो बच्चा जिसको बना करके लिखना तो कम आता है, लेकिन फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है उसकी, उसने सब कुछ ठीक ढंग से लिखा, फॉर्मेट में पिरो पिरो के लिखा उसने, माला की तरह से। लेकिन जब टीचर ने चेक किया फॉर्मेट सब सही है, बीच में से कुछ बना बनू के लिख दिया, उसमें आधा एक नंबर उसका आ गया, लेकिन ओवरऑल उसके 4 मार्क्स आ गए। तो जहां आने वाले बच्चे का 1, 1.5 नंबर आया और जिसको कम आता था उसके 4 नंबर आए। लेकिन ये सब डिपेंड किस पे किया, ये डिपेंड किया आपके फॉर्मेट पे लिखने के तरीके पे। तो जब आप, ये आपकी शीट है, ठीक है, आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दिया, आंसर नंबर ये आपका 5, ठीक है, आंसर नंबर 5 है, ठीक है। तो आंसर नंबर 5 में आपने लिख दिया जी, ये आपका पेज हो गया ना पूरा। तो जब लिखना स्टार्ट करेंगे आप, तो पहले की जो 3 लाइन है वहां पे आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने एक लाइन ब्लैंक, उसके बाद आपने क्या लिखनी है, डेट। डेट वर्ड नहीं लिखना, डेट एज इट इज लिखनी है। अब डेट लिखने का एक ही फॉर्मेट है। मान लीजिए 26 तारीख को पेपर है कल आपका, तो 26 फरवरी 2024। अदर देन दिस कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं है, उसे सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद एक लाइन फिर खाली रहेगी डेट के नीचे। उसके बाद 3 लाइन में आप किसको लिखेंगे, रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कौन है, जिसको आप लिख रहे हो, जिसको रिसीव होगा आपका लेटर, जो एडिटर है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, एक लाइन छोड़ करके क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बहुत लेंथी नहीं लिखना होता, शॉर्टकट में लिखना होता है। अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऐसे करके लिखना। ये नहीं 3 लाइन लिख दी, वो तो सब्जेक्ट थोड़ा, वो तो फिर कंटेंट ही हो गया पूरा। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखना शुरू करेंगे, फिर यहां से लिखना शुरू कर देंगे। एक लाइन बड़ी कॉमन है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, और ऑफ के बाद वो प्रॉब्लम का नाम, ठीक है। और उस प्रॉब्लम का नाम बताने के बाद उस पैराग्राफ को आप चेंज कर देंगे। जो पैराग्राफ 2 आप बनाएंगे वो आपका मेन पैराग्राफ है, उसमें आप उस प्रॉब्लम की वजह से जो लोगों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही वो लिखेंगे कि जी पानी नहीं आ रहा तो ये दिक्कतें हैं, लोगों का रोज का काम नहीं हो पाता, लोगों के कपड़े तक नहीं धुल पाते, ड्यूटी जाने में लेट होता, सब दिक्कतें बताएंगे। उसके बाद उस पैराग्राफ को छोड़ देंगे, 3-4 लाइन का पैराग्राफ बनाएंगे। उसके बाद जो लास्ट पैरा होगा वो भी 2-3 लाइन का छोटा सा होगा, उसमें खाली क्या लिखना है आपने कि आई होप दैट यू विल गिव प्रॉपर स्पेस टू माई वर्ड्स इन योर न्यूज़पेपर। आप सारे वर्ड्स को प्रॉपर स्पेस देंगे सो दैट द अथॉरिटीज कैन टेक सम एक्शंस, ताकि भाई इस चीज के ऊपर कोई संज्ञान ले सके, उसे कोई सोल्यूशन हो सके, दैट्स इट। उसके बाद नीचे लिख कर खत्म कर देंगे। दिस इज द फॉर्मेटिंग, जहां पे आपको बहुत ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से पेपर करके आना है, कोई उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कारीगरी करने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग तरीके से लिखे, नहीं। जो बना बनाया तरीका है उसको ही फॉलो करना है, उसी से नंबर आएंगे। बहुत ज्यादा कारीगरी करोगे तो नंबर कटेंगे, नंबर आएंगे नहीं। आई बात समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो 4 रहता है हमारा गाइस, दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ग्रामर का था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो, ये दोनों क्वेश्चंस ऊपर नीचे क्या रहेंगे, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ के। एनालिटिकल पैराग्राफ से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती, इतना मुश्किल नहीं होता ये वाला पैराग्राफ। हाँ, इसमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि राइटर आपको कुछ डाटा देता है, वो डाटा इट कैन बी इन द शेप ऑफ पाई चार्ट, इट कैन बी इन द शेप ग्राफ, बार ग्राफ, कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, उसमें कंपैरेटिव स्टडी दिखा रखी होती है। क्या दिखा रखी होती है, कंपैरेटिव स्टडी। कि भाई ये देखो गवर्नमेंट स्कूल है जी, ठीक है, और ये
प्राइवेट स्कूल है जी। ये गवर्नमेंट स्कूल का पाई चार्ट है, ये प्राइवेट स्कूल का पाई चार्ट है। गवर्नमेंट स्कूल में दिखा रखा जी 30% 20% बच्चे जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, बाकी बच्चे हिंदी बोलते हैं। प्राइवेट स्कूल में देखो जी ये ज्यादा बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले बच्चे कम हैं। तो लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपने देख लिया कि इसके ऊपर लिखना है तो एक प्रॉपर सा टॉपिक बनाएंगे, इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज बना दिया। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे कि जी गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये है, प्राइवेट स्कूल्स में ये है। मतलब इसका ये हुआ जो आपको मैथमेटिकल डाटा मिला हुआ था ना स्टूडेंट्स, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। मतलब जो चीज आपको फोटो में समझा रखी है उस चीज को अपने शब्दों में लिखना है। छोटे छोटे बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में क्या सिखाते हैं, पिक्चर कंपोजिशन। क्या सिखाते हैं, पिक्चर कंपोजिशन। एक सीन दे देंगे, ठीक है, एक कौवा छाप रखा होगा, एक मटका छाप रखा होगा, कौवे के मुंह में पत्थर होगा, दो चार पेड़ पत्ते फूल छाप रखे होंगे, पत्थर उसमें डालने की कोशिश कर रखा होगा, कौवा कोशिश कर रहा होगा, और बच्चों को बोलेंगे बेटा पिक्चर आपने देख ली, अब इसको कंपोज करो। कंपोज करना मतलब है जो तस्वीर में आपने देखा उसको लिखो। तो जो डाटा में आपने देखा उसको आप लिखो। और लिखोगे कैसे, वो सब आंकड़े तो वहां दे रखे हैं, उसको खाली लाइन्स में कन्वर्ट करना है कि सर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who speak English in private school is much more than the government schools. In the government schools, only 20% students speak English. Then, comparatively, in the private school, 80% students speak English. On the other hand, if we talk about Hindi, then in government schools, 80+% students they speak in Hindi language. In the private schools, less amount of students they use Hindi language. This is the impact of language. तो ये आपने इसमें समझ समझ के लिखना है। एनालिटिकल का मतलब होता है समझ समझ कर कोई बात लिखना, एनालाइज करना उस चीज को कि भाई अच्छा समझ लिया हमने। अब हमने ये बात एग्जामिनर को समझानी है। किसको समझानी है, एग्जामिनर। जो जितने अच्छे से उस डाटा को एक्सप्रेस कर पाएगा समझ लो उसका आंसर उतना ही अप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहां से जो हमने आज 20 नंबर की स्टडी करी है इसको दो रट्टे मारने की जरूरत नहीं। हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशन सीखे हैं, हमने बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स सीखी हैं। इन जैसे सेंटेंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। होपलेस नहीं होना है और आराम से पेपर करके आना है, ठीक है। वीडियो पूरी देखने के लिए जिन्होंने भी देखी है, अब आपको आराम से थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद आपका क्या है, एग्जाम है, ठीक है। बी पॉजिटिव, डोंट बी होपलेस, ठीक है। अच्छे से स्मूथ हैंडराइटिंग में पेपर करके आना है, बिना घबराए, अच्छे मार्क्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको अभी भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि फोन चलाओ दबा के, लेकिन इतना तो चला ही सकते हो कि जो चीजें एग्जाम में आनी है उसको थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। तो टेक केयर, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।